ओमेगा 3 फैटी एसिड से रिच, और हम तो अपने मेडिकेटेड घी देते हैं, तो वो ऐसा कुछ सप्लीमेंट लिया जा सकता है। और एक 20-20 का रूल है कि 20 मिनट आपने काम किया, 20 फीट दूर बाहर कहीं थोड़ा ग्रीनरी में देखें 20 सेकंड्स के लिए, वी कैन मेक इट अप टू 1 मिनट ऑल्सो। सुबह उठ के अगर आप अपनी मुंह की ब्लार जो है वो लगाएंगे तो उससे आंखों की रोशनी बेहतर होती है, ऐसा भी कुछ होता है? यहाँ पे यूवी रेज का एक्सपोजर ज़्यादा है, वहाँ कैटरेक्ट जल्दी होता है। जब शुरू की स्टेज में लगता है कि आँख में एक छोटा सा एक काला सा ऑब्जेक्ट आ रहा है, वो थोड़े दिन के लिए रहता है, गायब हो जाता है। जो आयुर्वेद में जो हम ट्रीटमेंट करते हैं, इसमें ऑर्गन को स्ट्रेंथन किया जाता है। एक ग्लास पानी में, स्टील का बर्तन नहीं, उस पानी में आप रात को भिगो दीजिए, ढक के रखना है, और मॉर्निंग में उसको छान के आंखें धोनी है। और जो हम टंकण बोलते हैं, सुहागा बोलते हैं, तो उसको क्या है हम हीट करते हैं, वो अगर आप पानी में 1 चुटकी 2 चुटकी डाल के यूज करेंगे, दैट विल बी द सेफर ऑप्शन। मैं जो प्रेफर करती हूँ त्रिफला वॉश, दीप के सामने बैठना और ब्लिंक नहीं करना है। मतलब मैंने अपनी दादी को देखा है सरसों का तेल पीते हुए। सरसों का तेल कुछ लोग अपने आप लगा के आते हैं हमारे यहाँ पे, मैं नहीं प्रिस्क्राइब करती। नमस्कार, मैं हूं दीपिका और आप देख रहे हैं जीवन कोश, जहां पर हम बात करेंगे आज आंखों की सेहत की। आयुर्वेद में आंखों को सिर्फ एक ऑर्गन के तौर पर नहीं देखा जाता, बल्कि पूरे शरीर की कंडीशन के तौर पर देखा जाता है। इसके बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं प्रोफेसर डॉक्टर मंजुषा राजगोपाला, HOD शालाक्य तंत्र, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, न्यू दिल्ली, डीन फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदा एंड यूनानी मेडिसिन। अच्छा मैम, बड़े लोग भी 8 से 10 घंटे तक अब जो है स्क्रीन पे काम करते हैं, और एक तरीके से स्क्रीन अवॉइड करना अब मुश्किल क्या इम्पॉसिबल सा हो गया है लाइफ में। आप करेंगे ही उसे यूज़, तो बड़े लोग अपनी आंखों की सेहत का कैसे ध्यान रखें कि जो लगातार 8 से 10 घंटे के लिए स्क्रीन पर बैठे हैं, कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, अति यूज तो वो भी कर रहे हैं अपनी आंखों का। बिल्कुल बिल्कुल कर रहे हैं। एक तो है कि कंपल्शन है आपके प्रोफेशन का, आपके व्यवसाय का। मैं एग्जाम्पल थोड़ा अलग दूंगी। लोग इलाज के लिए शुरू करते थे एक पैक से, फिर वो उनको शराब की आदत पड़ जाती है। हमने प्रोफेशनल कंपल्शन से शुरू किया मोबाइल का यूज़, फिर हम वो नाम देते हैं। हम घर पे देखें 3 मेंबर बैठे, वो मोबाइल पकड़ के ही सारे बैठे, क्या वहाँ कंपल्शन है? नहीं। तो वो हमें कहीं ना कहीं अपने को कंट्रोल तो करना होगा। आयुर्वेद का सबसे पहला सिद्धांत बताया है निदान परिवर्जन, किसी भी रोग के लिए। तो निदान चाहे वो हमारे आहार से हो कि हमारे लाइफस्टाइल से हो। जो हमारे आज के यंग पर्टिकुलरली जो कंप्यूटर फील्ड में, IT फील्ड में काम करते हैं, तो जब वो डिग्री पूरी करके उनका करियर शुरू होता है, तो फर्स्ट इंजीनियर्स हैं, तो उनको फर्स्ट जॉब मिलती है नाइट शिफ्ट की। तो जो हमारी दिनचर्या तो क्या है, हमारी आंखें बनी है दिन में काम करने के लिए और रात को सोने के लिए। तो उनका, क्योंकि बाहर की वेस्ट की कंपनीज हैं, आउटसाइड की कंपनीज है, US एंड ऑल, वेस्ट, उनके टाइम्स उनके हिसाब से काम होता है। right. तो हमारे यहाँ रात होती है, तो उनका पूरा जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। तो मैम काम तो करना पड़ेगा, जो काम करेंगे कैसे करें, ठीक है, वो 1-2 साल के लिए एक तो करना है। एक तो हम वो प्रिकॉशन कर सकते हैं, जैसे रात्रि जागरण अगर आप कर रहे हैं, तो आप दिन में उसको आधा टाइम सो के उसको कंपनसेट कर लें। आप अपने बॉडी पे, शरीर पे उतना दबाव नहीं डालें कि थोड़े दिन तो वो झेलेगा, फिर नहीं झेल पाएगा। दूसरा ये है कि एक कंप्यूटर को प्रॉपर यूज़ करने का मेथड है जिसे हम अर्गोनॉमिक्स बोलते हैं। जैसे हम यहाँ ऐसे बैठे हैं, तो मेरा ये थाइस या लेग्स स्ट्रेट होना चाहिए, फीट कंफर्टेबल होना चाहिए। जो टेबल है, हैंड रखेंगे तो वो स्ट्रेट होने चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ आँख से रिलेटेड उसमें सिम्टम्स नहीं आते डिजिटल या कंप्यूटर विजन सिंड्रोम में। किसी का हाथ भी दुखने लगता है, पोस्चर से रिलेटेड भी सिम्टम्स उसमें आते हैं। देन स्क्रीन का ग्लेयर या जो ब्राइटनेस है वो प्रॉपर रखनी चाहिए। और एक 20-20 का रूल है कि 20 मिनट आपने काम किया, तो जैसे विंडो है ऑफिस पे कहीं भी,
तो आप 20 फीट दूर बाहर कहीं थोड़ा ग्रीनरी में देखें 20 सेकेंड्स के लिए. वी कैन मेक इट अप टू 1 मिनट ऑल्सो. टेक ब्रेक इन बिटवीन फॉर आफ्टर 20 to 30 मिनट्स. तो ये तो हम अपना कॉन्शियस ब्रेक कर सकते हैं. और दूसरा ये है कि ब्लिंकिंग. जब हम मॉनिटर पे काम कर रहे होते हैं या टीवी देख रहे हैं घर पे, तो हमारा नेचुरली हमें पता भी नहीं चलता, ब्लिंकिंग का जो रेट है वो कम हो जाता है. तो उससे ये ड्राइनेस मीन्स के सिम्टम्स मिलने लगते हैं. तो थोड़ा सा कॉन्शियस ब्लिंकिंग करेंगे तो आई थिंक इन सिम्टम्स को कंट्रोल कर सकते हैं. और आई ड्रॉप्स यूज़ कर सकते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड से रिच. और हम तो अपने मेडिकेटेड घी देते हैं, तो वो ऐसा कुछ सप्लीमेंट लिया जा सकता है जिससे कि सिम्टम्स जो हैं कंट्रोल में आ जाते हैं. और वो जो ब्लू लाइट ग्लासेस लगाते हैं लोग स्क्रीन पे काम करने से पहले, ऑल्दो कोई रिसर्च नहीं है जो ये बताए कि वो चश्मा लगा के आपकी आंखें सेफ रहेंगी, लेकिन आपका क्या कहना है, उससे कुछ फर्क पड़ता है? आंखों पे लगाना चाहिए, नहीं लगाना मेरे ख्याल चाहिए? से ये परसेप्शन बहुत वेरी करता है. कुछ लोग तो ऐसा रिपोर्ट करते हैं कि मतलब मुझे बहुत कंफर्टेबल रहता है अगर मैं अच्छा, पहन के कर रहे हैं कंप्यूटर पे काम. और कुछ लोग ऐसे लगता है कि नहीं कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है. मतलब कुछ लोग नंबर नहीं भी है पर उनको चश्मा पहनने का शौक है ना, तो वो इस तरफ जाते हैं. बट ऐसे मुझे लगता नहीं है. मीन्स जैसे आपने बताया कि हाँ. ऐसे कोई बहुत स्ट्रॉन्ग रिसर्च तो नहीं है हमारे सामने कि हाँ ब्लू लाइट वाला हिसाब जो है वो पहनना चाहिए या दिल को कैसे. बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है. तो मैम, चश्मा उतारने के लिए और भी जैसे जो लोग चश्मा पहनते हैं, अगर वो अपनी आईसाइट और बेहतर करना चाहते हैं तो कौन कौन से तरीके, जैसे आपने कहा कि हम आयुर्वेदिक घी लगाते हैं, और भी क्या क्या तरीके हैं? मैंने सुना है कहीं पे कि सुबह उठ के अगर आप अपनी मुंह की ब्लार जो है वो लगाएंगे तो उससे आंखों की रोशनी बेहतर होती है. ऐसा भी कुछ होता है? देखिए ऐसा कुछ साइंटिफिक एविडेंस या कहीं ऐसे आयुर्वेद में कहीं टेक्स्ट में मेरी नॉलेज में तो नहीं है. हाँ प्रैक्टिस में है, सुना हुआ हम लोगों ने भी है. बट नेवर मीन्स आई विल नॉट रिकमेंड दैट. अच्छा, इसके पीछे भी कोई रिसर्च वगैरह नहीं है कि आप ऐसे लगाएंगे तो नहीं आंखें ठीक हो देखिए जाएंगी? हमारा सलाइवा में एंजाइम्स होते हैं, हाँ. मेनी एंजाइम्स है ना, इट्स हेल्पफुल इन डाइजेशन. इसलिए एक प्रैक्टिस ये भी है कि आप पहले कुल्ला मत करिए. पहले आप सुबह उठ के एक पानी पी लीजिए. दैट सलाइवा विल गो इनटू Right. योर गट एंड देन इट विल हेल्प. वो एक अलग चीज़ है. बट आँखें, जो आँखों का म्यूकोजा है या जो ये झिल्ली है यहाँ पे, दैट्स अ वेरी सेंसिटिव पार्ट. आँखें बहुत सेंसिटिव पार्ट है. तो इसलिए ऐसी प्रैक्टिस के लिए नहीं, अनलेस अंटिल ये प्रूव हो रिसर्च के द्वारा. तो मैम, जैसे हमने बात करी कि आंखों का हम ज़्यादा यूज़ करने लगे हैं, और एक एक उम्र थी जब लोगों को ये मोतियाबिंद की बीमारी होती थी, लेकिन अब ये बीमारी 35 साल से 40 साल के लोगों में भी देखने के लिए मिल रही है. ये ज़्यादा आंखों का इस्तेमाल करने के कारण है, या क्या कारण है कि अब जो एक उम्र की बीमारियां थी वो उम्र से पहले भी लोगों को होने लग रही हैं? अगर आप कैटरेक्ट की बात करें जी. तो वो 40 के बाद या 50 के बाद. सिर्फ इंडिया मतलब दूसरे ठंडे प्रदेशों को छोड़ दे तो साउथ एशियन कंट्रीज़ में पहले भी जल्दी ही होता था, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा है. हम और दूसरा या जो एरिया कोस्टल रीजन है यहाँ पे यूवी रेज का एक्सपोजर ज़्यादा है, वहाँ कैटरेक्ट जल्दी होता है. बट दिल्ली जैसी जगह पे आपको इतना जल्दी नहीं मिलता कैटरेक्ट. वो तो आपकी कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है या कोई चोट वगैरह लग गई, उन कारणों से हो सकता है. हाँ आप बाहर कोई धूप में ज़्यादा काम करता है तो उसको जल्दी हो सकता है, उसका काम ही धूप का है. बट आई थिंक अभी धीरे धीरे तो हमारी वो सब चीज़ें कम हो रही हैं. तो बढ़ रहे हैं, लेकिन सिर्फ ये कारण नहीं. तो जिन लोगों को मोतियाबिंद हो रहा है, या काला मोतिया भी हम सुनते हैं कि एक सफ़ेद मोतिया है, एक काला मोतिया है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है और इसके सिम्टम्स कैसे पहचाने लोग? सफ़ेद मोतिया जो इसको कैटरेक्ट बोलेंगे, जिसमें कि लेंस में ओपेसिफिकेशन में चेंजेस आते हैं, तो वो सनाइल एक वैरायटी, तो कॉमन वैरायटी. ऐसे तो बहुत सारे टाइप्स हैं, जैसे कंजेनाइटल हमने बात की थी थोड़ी देर पहले. तो जो एजिंग के कारण होगा वो सनाइल कैटरेक्ट है. तो वो तो
40-50 के बाद होना चाहिए। और उसमें सबसे पहला सिम्टम है धुंधला दिखाई देना, या किसी किसी को जब शुरू की स्टेज में लगता है कि आँख में एक छोटा सा एक काला सा ऑब्जेक्ट आ रहा है, वो थोड़े दिन के लिए रहता है, गायब हो जाता है, वो अर्ली स्टेज में होता है, इंटुमेसेंट स्टेज बोलते हैं उसको। और वो चेंज मतलब जब वाटर इम्बाइब या जाने लगता है लेंस के अंदर, तो उस समय वो पाया जाता है। बाद में उसके लेंस फाइबर्स अलग होने लगते, चेंजेस बढ़ते रहते हैं। और दूसरा मतलब कारण है आहार, मतलब न्यूट्रिशनल डाइट जो हमने बात की थी। तीसरा है उन लोगों में ये ज़्यादा कैटरेक्ट नहीं, बट जो नज़दीक का चश्मा है वो जल्दी आने लगता है, जो नज़दीक का काम ज़्यादा करते हैं, उनका प्रोफेशन ऐसा है। जैसे टेलर है, वो पूरा दिन ही नज़दीक का और फाइन वर्क करते हैं, तो उसको जो प्रेस बायोपिया या नज़दीक का चश्मा है वो जल्दी आता है। फिर तीसरा है कारण जो रोग जो है वो ग्लूकोमा है, तो ये फीमेल्स में ओपन एंगल ग्लूकोमा ज़्यादा पाया जाता है और ये फैमिलीज़ में रन करता है। तो इसमें जो है फ्रीक्वेंट चेंज ऑफ ग्लासेस मिलता है, जो ग्लास का नंबर है उसका स्टेबल नहीं रहता, जल्दी जल्दी बदलता रहता है। तो वो एक उसको एक साइन होता है कि हाँ जाके जांच करवाएं। और दूसरा एक प्रिकॉशन हम उनको बोल सकते हैं, अगर आपकी फैमिली में हिस्ट्री है, मीन्स मदर फादर या किसी को था, चाचा या किसी को भी, तो आप उसके लिए अपना रेगुलर चेकअप शुरू करवा लीजिए। हमारे पास ऐसे बहुत सारे पेशेंट आते हैं कि मेरी फैमिली में हिस्ट्री है तो मुझे ग्लूकोमा का इवैल्यूएशन कराना है, तो वो एक करवाया तो अच्छा है, बट इतनी अवेयरनेस अभी सभी लोगों में तो नहीं आई है। आयुर्वेद ऐसे कौन से शुरुआती संकेत बताता है कि डीजनरेटिव डिजीज जो है उनको पहचाना जा सके? आयुर्वेद में डीजनरेटिव डिजीज बोल के नहीं, अच्छा, एक चैप्टर या एक कैटेगरी है रोगों की, तिमिर नाम से, तिमिर, कांच और लिंगनाश। ये इसमें 12 रोग या 27 रोग अलग अलग ऑथर्स ने बताए हैं, तो जिसमें कि सब तरह का, तिमिर का मतलब ही है कि धुंधला दिखना। अच्छा, वो धुंधलेपन से शुरू होके टोटल लॉस ऑफ विजन, जो बिल्कुल दिखना बंद हो जाना, तो उसके अलग अलग कारण हो सकते हैं। वहाँ पे कुछ एक रोग जैसे उष्ण विदक दृष्टि या पित्त विदक दृष्टि बताया गया कि दिन में सही नहीं दिखाई देता या रात में दिखाई नहीं देता, तो जिससे ARMD है या RP है, RP में आपको रात में अच्छे से दिखाई नहीं देता है, क्योंकि जो डार्क में जहाँ लाइट कम होती है एडॉप्टेशन में टाइम लेता है, और जो दिन में है लाइट एडॉप्टेशन का है। और ARMD अगर दिन में क्या होगा, ब्राइट लाइट रहती है तो हमारी जो प्यूपिल है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती है बहुत ज़्यादा लाइट के कारण, और अगर वो हमारा मेन जो देखने का स्थान है जिसे मैकुला बोलते हैं वो इन्वॉल्व है, तो फिर वो देख नहीं पाएगा अच्छे से। अगर मैकुला इन रोगों में बचा हुआ है तो वो दिन में देख पाता है। तो मैम ये मायोपिया जो पास की नज़र होती है और हाइपरोपिया जो दूर की नज़र ठीक करने की बात करते हैं, जनरली इनकी सर्जरी सजेस्ट करी जाती है, तो आयुर्वेद में भी सर्जरी जैसी चीज़ें होती हैं इन दोनों बीमारियों को लेकर, या इनको ठीक अलग तरीके से किया जा सकता है, किया भी जा सकता है या नहीं किया जा सकता इन दोनों बीमारियों को? नहीं, जो आपने बात की कि हाइपरोपिया या मायोपिया, इसमें सर्जरी सिर्फ नहीं की जाती, आजकल सर्जरी ज़्यादा करने लगे। हाँ, पहले तो स्पेक्टिकल्स या चश्मा यूज़ करते थे, फिर कॉन्टैक्ट लेंस भी, और कॉन्टैक्ट लेंस फीमेल्स ज़्यादा यूज़ करती हैं या बाहर के देशों में ज़्यादा यूज़ होता है, लेकिन उसके अपने कॉम्प्लिकेशंस हैं। देन सर्जरी आ गई, और सर्जरी भी अब पहले डायमंड नाइफ से शुरू होते होते अब लेसिक तक पहुंच गए। हाँ जी, एग्जैक्टली, लेसिक और स्माइल वाके हो गया है ना, और इट्स अ कॉस्टली अफेयर। एंड दूसरा ये है कि हम उसकी एक पर्टिकुलर इंडिकेशंस है, हम नॉट टेलिंग के सर्जरी नहीं करना चाहिए। अगर किसी को इतना नंबर है कि प्रॉब्लम होती, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा नंबर है तो वो चश्मे में कंफर्टेबल नहीं होता, फिर कई बार कॉन्टैक्ट लेंस भी नहीं, तो उसके पर्टिकुलर इंडिकेशंस हैं, और उसका कॉर्निया का हेल्थ भी देखना चाहिए। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ कॉस्मेटिक पर्पस से कोई सर्जरी करवा ले। हाँ, क्योंकि आप एक नॉर्मल टिश्यू को टच कर रहे हैं। आजकल
जैसे जो भी मेथड आया हमेशा ये कहा जाता है ये बेस्ट है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, है ना। आरके रेडियल कैरेक्टेक्टमी करते थे, उसके बाद दूसरा आया, फिर लेसिक आ गया, फिर लेसिक के ऊपर एडवांस आ गया। तो अब उस समय तक तो लेसिक बहुत अच्छा था, अब फिर उसके आगे वाला मेथड बहुत अच्छा, मैं पीछे वाला क्योंकि लेसिक की कॉम्प्लिकेशंस हमने देखी हैं। हाँ, नंबर ऑफ कॉम्प्लिकेशन डेफिनेटली कम हो गया है, बट ज़ीरो तो नहीं हो सकता। तो इसलिए आप नॉर्मल टिश्यू को छू रहे हैं सर्जिकल उसमें। तो हम जो आयुर्वेद में जो हम ट्रीटमेंट करते हैं इसमें ऑर्गन को स्ट्रेंथन किया जाता है। एक तो ओरल मेडिकेशंस हैं जिसमें कि हम आयरन वगैरह वाले मतलब आयरन नहीं है सिर्फ, उसमें आयरन के साथ दूसरे ड्रग्स भी हैं। मेडिकेटेड घी वो खाने के लिए भी देते हैं जो तर्पण में यूज़ होता है, सिर्फ उसमें नहीं, और भी शिरोधारा वगैरह और बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं जो इसमें काम आते हैं। बस्ती है जो पंचकर्मा का, सिर्फ लोकल आई के ट्रीटमेंट प्रोसीजर्स नहीं, पंचकर्मा भी हम यूज़ करते हैं आई के ट्रीटमेंट्स में। तो मैम जब आई ट्रीटमेंट्स की बात कर रहे हैं, जैसे नेत्र तर्पण आपने बताया बार बार, एक अंजन क्या होता है, किस तरीके का ट्रीटमेंट होता है, और एक त्रिफला जल भी मैंने सुना है, और मैंने जब पढ़ा तो लिखा कि वो पानी जो है अगर आप सुबह सुबह त्रिफला जल से अपनी आँखों में डालेंगे तो उससे भी फ़ायदा होता है। इन ट्रीटमेंट्स के बारे में कुछ बताइए कि ये ट्रीटमेंट्स कौन सी एज के लोग कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, अगर घर में अपनी आँखों का ख्याल रखना है तो वो कैसे नॉर्मली किया जा सकता है? देखिए, आँखों का ख्याल रखने के लिए तो मैंने बताया घर का बना हुआ अंजन, उसमें एक काजल भी एक, या उसको हम उसमें बोले तो अंजन, काजल अंजन बोलते हैं, हाँ अंजन बोलते हैं। तो वो बाजार का बना हुआ, या एक है केरल में बहुत कॉमनली लोग एलनीर कोजम्बू या नारिकेल अंजन, जिसमें कि मीन्स कोकोनट वाटर इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट। वो अंजन को वो यूज़ करते हैं एक हेल्थ मेंटेनेंस के लिए, ठीक है। वो ऐसा जो अच्छी कंपनी का बना हुआ है वो तो यूज़ किया जा सकता है, बट अदरवाइज आप किसी भी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ही कुछ भी अंजन यूज़ करेंगे। अब हम लोग अर्ली कैटरेक्ट के केसेस में अंजन यूज़ करते हैं, लेकिन हम उन पेशेंट्स को वापस इवैल्यूएट करने के लिए भी तो बुलाते हैं ना, अपने आप से नहीं करना चाहिए अंजन तो। और मैम ये त्रिफला जल जो यूज़ करने की बात कहते हैं, ये अपने आप से किया जा सकता है। इसमें जो क्वांटिटी ऑफ त्रिफला लेते हैं वो सिर्फ 2 पिंच। हम बहुत सारे, क्या मैं मैक्सिमम मेरे पेशेंट्स को बताती हूँ, 1 ग्लास पानी में, स्टील का बर्तन नहीं, अच्छा कांच का बर्तन मीन्स नॉन रिएक्टिव, तो वो उस पानी में आप रात को भिगो दीजिए, ढक के रखना है, और मॉर्निंग में उसको छान के आंखें धोनी है। तो ये बच्चों को यूज़ करा सकते हैं? छोटे बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन वही है दिन में 1 बार। अच्छा। जब कुछ प्रॉब्लम है, जैसे होता है ना कंजक्टिवाइटिस हुई, अगर आई से डिस्चार्ज वगैरह आ रहा है, डॉक्टर ने बताया तब आप वो कुछ करिए। हो सकता है वो त्रिफला के अलावा आपको कोई और ड्रग दे। सिंपल वाटर जो पीने का पानी है उसमें एक पहले बोरेक्स मिला करता था, अभी भी मिलता है ओपन उसमें, पर वो बहुत क्लीन नहीं होता है। पर जो हम टंकण बोलते हैं, सुहागा बोलते हैं, उसमें क्या है, उसको सुहागा सुना है मैंने ये। हाँ, तो उसको क्या है हम हीट करते हैं, क्लीन होता है वो, एकदम क्लीन होता है। वो अगर आप पानी में वही 1 चुटकी 2 चुटकी डाल के यूज़ करेंगे, दैट विल बी द सेफ ऑप्शन। और पहले के लोग ये भी कहते थे कि सुबह सुबह मुंह में पानी भर के, जब आप आंखें ऐसी बड़ी बड़ी करके उसमें पानी डालने से उससे भी फायदा होता है। हाँ, मीन्स रेफरेंस ज़रूर है इस बुक में इसका। ओके। अच्छा मैम, हम बात कर रहे थे चश्मे की और कॉन्टैक्ट लेंसेज की। जो कॉन्टैक्ट लेंसेज लगवाते हैं, जो ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा उसका इस्तेमाल करते हैं, ऑलमोस्ट अपनी पूरी ज़िंदगी इस्तेमाल करते हैं, तो उनके कॉम्प्लिकेशंस, या आप बता रही थी कि कॉम्प्लिकेशंस होते हैं कॉन्टैक्ट लेंसेज लगाने के, क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, और अगर इसको छोड़कर आयुर्वेद का कोई और तरीका अपनाया जाना चाहिए तो वो क्या हो सकता है? जब हम कॉन्टैक्ट लेंस लगा रहे हैं तो उसका साफ सफाई का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, और उसका एक टाइम पीरियड वाले अलग अलग लेंसेज आते हैं कि आप 1 दिन लगा सकते हो, ज़्यादा दिन लगा सकते हो, देन एक्सटेंडेड वियर यूज़ वाले।
बट होता क्या है ना कि सब लोग थोड़े दिन तो वो चीज़ें फॉलो करते हैं, वो इंस्ट्रक्शंस पूरी फॉलो नहीं होती। जब पूरी फॉलो नहीं होती तो जो अब जैसे हमारे शरीर को ऑक्सीजन चाहिए, ऐसे आँखों को भी ऑक्सीजन चाहिए। तो जब वहाँ पे ऑक्सीजन पूरे से नहीं पहुँचती, ऑक्सीजन जहाँ नहीं है वहाँ ही ऑर्गेनिज्म ग्रो कर सकता है आसानी से। तो केरेटाइटिस या कॉर्निया का इन्फ्लेमेशन, जो ये ब्लैक पार्ट है, मतलब इंडियंस का तो ब्लैक और ब्राउन ही होता है, तो ये जो ब्लैक पार्ट है इसका इन्फ्लेमेशन हो जाता है, यहाँ इन्फेक्शन हो जाता है, वो सबसे ज़्यादा कॉमन कॉम्प्लिकेशन है। हाँ, कुछ लोग ऐसे ही फैशन के लिए भी अलग अलग कलर के जो कॉन्टैक्ट बिल्कुल। लेंसेज लगाते हैं, उन्होंने भी काफ़ी ये खबरें आती हैं कि उसके बाद आंखों को प्रॉब्लम हो गई, इन्फेक्शन हो गया, आंखें सूज गई। तो उसका वो सिर्फ इसलिए होता है कि आप ध्यान नहीं रखते हैं या फिर आप अच्छे लेंसेज नहीं यूज़ कर रहे हैं। और उसका साफ सफाई का बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा। फिर वो जो उसका क्लीनिंग सॉल्यूशंस आते हैं, जैसे अभी हम एक आई ड्रॉप यूज़ करते हैं, तो बहुत बार उसमें लिखा हुआ है क्लियर कि आपने ओपन करने के बाद 1 महीने के अंदर ख़त्म करना, नहीं तो बाद में यूज़ नहीं करें। बट हम लोग इन जनरल पेशेंट मीन्स क्या ऑब्जर्व किया गया कि पेशेंट यूज़ करता रहता है, तो फिर कंटामिनेशन हो गया, इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो सेम कैन हैपन विद इनके जो सॉल्यूशंस आते हैं कॉन्टैक्ट लेंस को साफ़ करने वाले, तो उससे फिर इन्फेक्शन हो जाता है। क्या आंखों के लिए कोई योगा आसन है, कोई एक्सरसाइज है जो हम कर सकते हैं अपनी आंखों की हेल्थ ठीक रखने के लिए? हाँ, जो आई के मूवमेंट के एक्सरसाइजेस, जिससे डिफरेंट डायरेक्शंस में आई मूवमेंट्स करना, इट्स लाइक स्ट्रेंथनिंग द मसल्स ऑफ एनी अदर, लाइक किसी शरीर के और भाग के लिए हम जैसे करते हैं। फिर एक त्राटक है, त्राटक योग क्रिया, जो दीप है, अग्नि है, वो पित्त का है और पित्त का स्थान आँख में भी है। तो एक आयुर्वेद का एक सिद्धांत है कि जो सेम प्रॉपर्टी वाली चीज़ है वो उसको स्ट्रेंथन करती है। तो उसमें त्राटक कैसे करते कि दीप के सामने बैठना है और ब्लिंक नहीं करना है। तो वो जब करना शुरू करता है पर्सन, तो पहले थोड़ा टाइम के लिए ही रह पाता है, फिर धीरे धीरे उसका वो टाइम बढ़ता है। तो यू आर स्टिमुलेटिंग द ऑर्गन। देन एक आश्रम है पौंडीचेरी में, और उनका एक सेंटर दिल्ली में भी है, साउथ दिल्ली में कहीं। तो उन्होंने ग्रुप ऑफ एक्सरसाइज बनाया है, उसमें सिर्फ आई मूवमेंट नहीं, उसमें बॉल के साथ खेलना, मीन्स जब आप बच्चा बॉल को इधर से उधर, तो वो बॉल के मूवमेंट को फॉलो करेगा। फिर डिम लाइट में पढ़ना, इट इज़ ऑल टू स्टिमुलेट द ऑर्गन। तो वो एक्सरसाइज करेंगे रेगुलर, तो कई बार या कुछ पेशेंट्स में वो नंबर कम हो जाता है, लेकिन अगर आपने छोड़ दिया तो वो फिर से रिबाउंड भी होता है। स्पेशल तरीके का चूर्ण बताया गया था कि आप 100 ग्राम मिश्री लेंगे, 100 ग्राम सौंफ लेंगे और बादाम का एक पाउडर बनाएंगे, और अगर आप इसे रोज़ रात में खाते हैं तो आपका नंबर ठीक हो जाता है आंखों का। इस तरीके की कोई है चूर्ण जिसको घर में बनाने के बाद बेहतर हो जाए आंखें? आयुर्वेद में बहुत सारी चीज़ें एक ऐसी हैं। बादाम का आकार कैसा है? आँख जैसा है ना, सिमिली ऐसे बोलते हैं। तो वो चीज़ें हैं कुछ, वो उसमें विटामिन ए भी है, प्रोटीन भी है ना, इट इज़ रिच इन कैलोरीज ऑल्सो। लेकिन आप ये बोलना कि चश्मे का नंबर उतर जाएगा, आई थिंक वो ज़्यादा क्लेम करना हो गया। हाँ, वो उसको न्यूट्रिशन देगा, उसका नंबर बढ़ने का स्पीड कम हो सकता है, पर हम ये बोल दें कि नहीं चश्मे का नंबर बिल्कुल उतर जाएगा, ऐसा नहीं है। एक होता है, मान लो किसी का नंबर एक ही है और कंटिन्यूअस करता रहे तो उसका नंबर नहीं बढ़ेगा, वो 1 पे स्टेबल हो जाएगा। बट फॉर उसके लिए हमें बहुत सारे पेशेंट्स का डाटा चाहिए। 1 या 2 नंबर है कि हाँ विद ग्रोथ 10 साल तक हमारा इस बच्चे का नंबर नहीं बढ़ा क्योंकि वो ट्रीटमेंट कर रहा था। अच्छा, अगर इन सब चीज़ों को रेगुलरली ले तो कोई नुकसान तो नहीं है ना? नहीं, नुकसान तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन उससे अगर हम ये एक्सपेक्ट करें कि ये चश्मे का नंबर निकाल दें और 1 आध महीना खाने के बाद हम बोले ये तो उतरा नहीं, ये तो गलत है। बिकॉज वहाँ पे कुछ ऐसा चीज़ क्लेम किया गया जो कहीं ऐसे लिखा नहीं, आंखों के लिए अच्छा है ऐसा लिखा होगा कहीं, जिसके लिए एक संस्कृत का टर्म हमारे यहाँ, मतलब आयुर्वेद का टर्म है चक्षुष्य, विच इज़ बेनिफिशियल फॉर आइज, फॉर द हेल्थ ऑफ द आइज और इन द डिजीज कंडीशन ऑफ द आई। मैम,
आजकल जो पॉल्यूशन है, अब तो गर्मियाँ आ रही हैं तो और गर्मी की वजह से आंखें अलग तरीके का प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। डस्ट होती है दिल्ली के इस मौसम में इतनी सारी, तो ऐसे में बड़े से लेकर बच्चों की आंखों का ख्याल फिर कैसे रखा जाए? अब आप बच्चों को बाहर तो खेलने से रोक नहीं सकते, आंखों में ड्राइनेस भी होती है आजकल बहुत ज़्यादा, वाटरी आईज होती हैं बच्चों की, तो उन सबको कैसे ट्रीट करा जाए? एक तो ये कि धूल वगैरह में अगर आप ऐसे एरिया में जा रहे हैं अभी, और अब धूप भी तेज़ है, तो हम प्रोटेक्टिव ग्लासेस जो गॉगल्स हैं वो पहन सकते हैं। बट गॉगल्स में भी एकदम सस्ते वाले गॉगल्स ना पहने जाएं, जो आपको रियली लाइट से प्रोटेक्ट कर पाएँ। ठीक ठाक आप लीजिए मीडियम रेंज में। मैं जो प्रेफर करती हूँ, आई ड्रॉप्स की जगह मैं वही जो मैंने नस्से बताया था 2 बूंद, चाहे आप घी का लगाएं या तेल का लगाएं। सरसों का तेल कुछ लोग अपने आप लगा के आते हैं हमारे यहाँ पे, मैं नहीं प्रिस्क्राइब करती। तिल तेल थोड़ा सा माइल्ड हो जाता है, या नारियल का तेल माइल्ड हो जाता है जो कम इरिटेशन करता है, मैं वो एडवाइस करती हूँ मेरे पेशेंट्स को। तो आप तिल और नारियल का तेल भी लगा सकते हैं, बिल्कुल। गाय के घी के अलावा आप ये भी कर सकते हैं, तो इससे प्रोटेक्शन मिलता है। इससे वाटरी आइज में भी फायदा होता है? वाटरी आइज भी नहीं, वाटरी आइज का कारण क्या है वो देखना पड़ेगा ना। हो सकता है वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो, एलर्जी हो, जिसके कारण से वाटरिंग हो रहा है, या जब हम मोटरसाइकिल पे गए, कई बार देखा सडन गए मेरी आंख लाल हो गई, फिर पेशेंट आता है 2-3 दिन के बाद, तो हम देखते हैं वहाँ फॉरेन बॉडी है, क्योंकि वो जब फास्ट मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं विदाउट प्रोटेक्शन, तो उसकी आंख में कुछ गिर गया। अगर उसको बहुत वाटरिंग है तब तो पेशेंट आ जाता है, उसका कहीं ऐसा सेट हो गया कि थोड़ा बहुत पानी निकल के बंद हो गया, तब वो पेशेंट लेट आता है, तो वो उस पर इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसलिए आंख से संबंधित कोई भी रोग मतलब सिम्टम हो तो तुरंत हमें एक बार दिखाना चाहिए। जैसे अलग अलग रूटीन लोग आजकल फॉलो करते हैं, हेयर के लिए अलग है, स्किन के लिए अलग है, आंखों के लिए भी कोई डेली रूटीन का कॉन्सेप्ट है कि आप रोज़ ऐसा करें अपनी आंखों के लिए तो आपकी आंखें सेहतमंद रहेंगी? सबसे पहला तो मैं जो प्रेफर करती हूँ त्रिफला वॉश, या पानी से, सादे पानी से आँख धो सकते हैं। नहीं है तो जो पहले बताया मैंने, नाक में देसी घी या नारियल का तेल या तिल का तेल डालना, और अवॉइड करना स्पाइसी फूड, ज़्यादा खट्टा और मिर्ची वाला जो है खाना वो कम खाना, आँखों के लिए वो बताया है कि हार्मफुल है। फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स, अब हम क्या खाते हैं, दही खट्टी वाली ज़्यादा पसंद होती है, या डोसे वगैरह ठीक है, लेकिन वो बहुत खट्टा होके नहीं होना चाहिए। फर्मेंटेड, जैसे आजकल प्रोबायोटिक का कॉन्सेप्ट आया, तो कुछ हद तक ठीक है, बट वो उसका एक्सेस नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो पित्त को बढ़ाता है। मैम, आँखों में लोग जो है गुलाब जल भी डालते हैं, तो गुलाब जल वगैरह डालना चाहिए? और त्रिफला, हम बार बार ये इस वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं जानना चाहती हूँ ये जो कोई भी त्रिफला यूज़ कर सकते हैं, जो आप पेट के लिए खा रहे थे वो वाला त्रिफला आप पानी में डाल दें, या अलग अलग प्रकार के त्रिफला भी होते हैं कि आप आंखें धोने के लिए त्रिफला मांग रहे हैं, या खाने के लिए मांग रहे हैं, या बालों के लिए मांग रहे हैं? नहीं, त्रिफला तो वैसे चलेगा, कोई भी चलेगा, तो वो 2 चुटकी फाइन पाउडर, लेकिन क्योंकि आँख में उसको हम जब यूज़ करेंगे तो वो अच्छे से फिल्टर होना चाहिए। तो जब मैं पेशेंट को बताती हूँ छानने के लिए, तो छन्नी तो है प्लास्टिक की, उसके साथ वो ऊपर कॉटन गॉज भी रख लें, सो दैट वो एकदम फाइन पार्टिकल्स निकल जाए। इसके लिए होता है, हम कोरस पाउडर जो होता है त्रिफला का, अगर वो मिल जाए, जिससे जो लोग आयुर्वेदिक ड्रग्स बेचते हैं उनके यहाँ से, तो वो वाला पाउडर एक्चुअली आंख धोने के लिए ज़्यादा अच्छा रहता है। गुलाब जल के लिए देखो, अगर वो गुलाब जल की आई ड्रॉप की पैकिंग में आ रहा है, देन इट कैन बी यूज, क्योंकि इट हैज़ लाइक कूलिंग इफेक्ट। लेकिन इतने बड़े बॉटल में से कोई आप डाल रहे हैं तो वो स्टेरिलाइजेशन तो नहीं रहेगा। कॉस्मेटिक वाला गुलाब जल जो होता है, हाँ, वो तो नहीं यूज करना चाहिए। आयुर्वेद वाला आप यूज कर सकते हैं, अगर वो आई ड्रॉप्स के फॉर्म में है कोई भी चीज, तो वो यूज की जा सकती है। अच्छा मैम, डायबिटीज की वजह से जो आंखों की रोशनी चली जाती है या आंखें बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती हैं, तो इसको रिवर्स किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। जैसे कि एक पेपर में पढ़ रही थी कि जो लोग शुगर
मतलब बढ़ाने वाली चीज़ें बहुत खाते हैं, उसमें अगर कुछ चेंजेस आ गए पर्दे में, लेकिन शुरू की स्टेज में जैसे अगर उसकी जांच हो गई, उसको पता चल गया, अगर वो वापस हो सकता है अगर वो वहाँ पे अपने खान पान को ठीक कर ले, बट उसका एक टाइम लिमिट है। सालों हो गए फिर पेशेंट आके हमें बोले कि अब मुझे ठीक कर दो, मैं सब कुछ फॉलो करूँगा, वो तब बहुत मुश्किल हो जाता है चीज़ें करना। राइट। तो समय पे जागना ज़्यादा ज़रूरी है। आयुर्वेद आपको अलग अलग तरीकों से ठीक करने की कोशिश ज़रूर करता है, लेकिन उसमें बहुत बड़ा हाथ आपके खुद की लाइफस्टाइल का, कुछ निदान कर रहे हैं आपको, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सिर्फ आयुर्वेद नहीं, अब तो मॉडर्न मेडिसिन भी ये चीज़ों पे देखने लगी, वो लोग भी अब इस तरफ रिसर्च कर रहे हैं। गट हेल्थ पे जो है आयुर्वेद में पहले से ही अग्नि और पाचन पे जोर दिया गया। अब वो भले ही उनकी भाषा अलग हो, लेकिन कॉन्सेप्ट वहीं से है। हम ये बोलें कि मैं ये करता रहूँगा और मुझे बीमारी भी नहीं हो या वो ठीक हो जाए, वो नहीं होगा। तो निदान परिवर्जन या अवॉइडिंग द कॉज, एक तो पहले देखना किस कारण से हो रहा है और फिर उसको करेक्ट करना। हमें हेल्दी खाना खाना है, घर का बना हुआ खाना खाना है। ठीक है हम बाहर का खाएं, लेकिन वंस अ वाइल, क्योंकि बाहर के खाने में क्या तेल यूज़ हो रहा है वो हमें नहीं पता। जब वो पकोड़े बाहर बिकते हैं तो हमें नहीं पता वो कौन सा तेल में बनते हैं, और वो कितनी बार पकाया गया उसको। तेल है, आप उसको रीयूज़ नहीं करना चाहिए बार बार, क्योंकि उसको बार बार यूज़ करने से ट्रांस फैट बनता है, वो बॉडी में डिपॉजिट होता है, तो उससे फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। वो सिर्फ मतलब हार्ट में नहीं, आँख में भी, कहीं भी किसी भी ऑर्गन को अफेक्ट कर सकता है। और ऐसे ही पानी सफिशिएंट पीना चाहिए। एक वो मिस हुआ मेगा ड्राई आई कंडीशन। हाँ जी। मतलब कंप्यूटर का यूज़ करते हैं तो पहले आंसू या एवापोरेशन उनका ज़्यादा होता है, वो अर्ली स्टेज है, जबकि बाकी टीयर फिल्म वगैरह अफेक्ट नहीं होती है। लेकिन ड्राई आई डिजीज़ जो है अभी उसका इंसिडेंस भी काफ़ी हो रहा है। फीमेल्स में 40s के बाद जब हार्मोनल चेंजेस होते हैं तो ये ड्राई आई का इंसिडेंस बढ़ जाता है। दे आर मोर प्रोन फॉर ड्राई आई डिजीज़। जॉइंट पेन अगर किसी को साथ में है तो उसको ड्राई आई डिजीज़ मिलता है। बहुत धूप में जा रहे हैं तो हम छाते का यूज़ कर सकते हैं, या फिर अवॉइड करें ऐसे जाना। पानी सफिशिएंट पिए, नहीं तो डिहाइड्रेशन होगा तो भी जो है आंखों में रोग होने का रहता है। जैसे कैटरेक्ट में डिहाइड्रेशन एक मुख्य कारण है कैटरेक्ट जल्दी होने में। तो एक तो पूरा खाना, हेल्दी खाना खाएं, पोषकांश वाला खाना खाएं। जैसे मेरे पास जब ऐसे पेशेंट आते हैं और हम बोलते हैं उनको कि आप घर का हाँ हम घर का ही खाना खाते हैं, मैं कभी मार्केट में रश किन का है। आई ऑलवेज कमेंट लाइक दिस, इस मार्केट में हमें दिखते कौन है, वो कहाँ से आए लोग। तो ये कहीं ना कहीं हमें अपना फूड का जो है चेंज करना होगा। और ये जो ऑनलाइन फूड डिलीवर होता है, आई थिंक विद द यंगर जनरेशन इट इज़ मोर, तो वो जो खाना आएगा, डू यू थिंक इट इज़ हेल्दी? मतलब हम अपने आप से पूछेंगे, कोला ड्रिंक्स दे आर नॉट एट ऑल गुड। वो हमारे जो शुक्त आरनाल जो फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स हैं वो उस कैटेगरी में आ जाता है, उसमें अल्कोहल होता है। और अल्कोहल का जो प्रॉपर्टीज़ है, वो जो ओज जो शरीर को शक्ति देता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ के एकदम 10 प्रॉपर्टीज़ बताए हैं दोनों के एकदम अपोजिट है। तो इसलिए हमें सबसे अच्छा हेल्दी खाना और टाइम पे सोना, टाइम पे उठना। अगर हम अपना प्रोफेशन ऐसा या अपनी डेली रूटीन ऐसा मेंटेन कर पाए। पहले के दिनों में मतलब मैंने अपनी दादी को देखा है सरसों का तेल पीते हुए, या जो हमारा पंचकर्मा है, ऋतु शोधन आयुर्वेद में दिया गया है, वो अगर हम फॉलो करते हैं, ऋतु शोधन इन द सेंस एक पर्टिकुलर सीजन में बाउल क्लेंजिंग करना है, जो योग में भी शंख प्रक्षालन है और हमारे यहाँ विरेचन बोलते हैं। ऐसे ही जब कफ बढ़ता है वसंत ऋतु में तो वामन है, तो ऋतु शोधन में आता है वो। तो और वो नॉर्मल हेल्दी पर्सन के लिए भी किया जा सकता है। तो उससे क्या जो भी दोष जो है, या उसको हम मॉडर्न में बोले तो मेटाबोलाइज शरीर में इकट्ठे हुए हैं, वो निकल जाते हैं। तो अगर हम गर्मी की, आपने ऋतु शोधन की बात करी, तो अगर हम गर्मियाँ आ रही हैं जैसे, राइट, तो गर्मी में किस तरीके से ऋतु शोधन किया जाता है? गर्मी में ऋतु शोधन नहीं होते, गर्मी में होता ही नहीं है। गर्मी में जो आदान कालों से बोले तो एज सच मतलब बॉडी की स्ट्रेंथ कम होती है,
बिकॉज ऑफ द एक्सेस हीट। और पर्टिकुलरली इंडिया या मतलब हाँ। भारत पाकिस्तान ऐसे एरियाज में ये ख़त्म होने के बाद जब वात का बढ़ता है तब वो बचती है, लेकिन वो ऐसे डिजीज़ के उससे नहीं। बट मतलब अब जो है इस समय वामन और विरेचन जो है, ये दो प्रैक्टिस बहुत सारे हॉस्पिटल्स में, हमारे इंस्टीट्यूट में भी हेल्दी वॉलंटियर्स के लिए भी किया जाता है। तो आई की हेल्थ के लिए भी कोई डिटॉक्स वगैरह है जो हम जनरली कर सकते हैं? डिटॉक्स नहीं बोलूँगी मैं उसको, उसकी हेल्थ को बनाए रखने के लिए। तो जैसे आप तर्पण कर सकते हैं, वो हेल्दी के लिए आपको एक दिन किया तो बहुत है। जैसे कोई जॉब कर रहा है और बोले कि मैं नहीं आ सकता, तो सैटरडे में सबको 5 डे वीक है तो तब आके करा सकते हैं, वो अपना टाइम सेट करके। तर्पण में क्या करते हैं हम, मेडिकेटेड घी जो है आँखों के अराउंड एक पॉल बना के डालते हैं पर्टिकुलर टाइम के लिए। नस्से का है बता ही दिया, नस्से तो सभी ऑर्गन्स के लिए, आइज़, सुनने का, ईयर के लिए, सभी ऑर्गन, स्किन, सबके लिए अच्छा काम करता है। जो नाक में घी या तेल डाला जाता है, ठीक है, अच्छा। उसको नस्से बोलते हैं। और उसके 2 टाइप हैं, एक तो रोग के अनुसार दवाई डाली जाती है जो भी एक औषध सिद्ध तेल रहेगा, और दूसरा है एक हेल्दी पर्सन के लिए। अराउंड 14 to 15 टाइम्स बताए गए दिन में कि आप कभी भी 2 बूंद तेल की या घी की नाक में डाल सकते हैं। जैसे घर से बाहर जाने से पहले, दांत साफ करने के बाद, शौच से निवृत्त होने के बाद, मीन्स आपका बाउल क्लीन हो गया उसके बाद, बाहर से आने के बाद, ऐसे 10-15 टाइम बताए गए हैं। उसमें आप डिफरेंस देखेंगे, जो आप धुआं, धूल, इनसे एक्सपोज होते हैं ना, आपको वो इरिटेशन सब कम होगा। और नस्से को बताया गया कि ये सभी हमारे सेंस ऑर्गन्स, जैसे कंधे से ऊपर हमारे सभी सेंस Exactly, ऑर्गन्स आ yes, जाते yes. हैं, तो इनको स्ट्रेंथन करता है लॉन्ग टर्म में। सिर में तेल लगाना, ये जो सिर है या स्किन है वो वायु का स्थान है, और तेल है बेस्ट है वायु को करने के लिए। आप वो अलग बात है कि आपका तेल कैसा है, कैसा बनाया हुआ है। जैसे बीच में हेयर एंड केयर या ऐसे आ गए ना जो बिना चिपचिपे वाले, तो उसमें तो कुछ ऑयली कुछ है ही नहीं। हाँ, आप वो ज़रूर कर सकते हैं कि आप 3 दिन 5 दिन मत करें, आप लगा के 2-4 घंटे में धो लें, क्योंकि उसको तो थोड़े टाइम में जो एब्जॉर्प्शन होना है वो हो जाएगा। बट मतलब हम लोगों के पास ऐसे पेशेंट आते हैं जो बिल्कुल ऑयल नहीं लगाते, वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आपके हेयर्स की क्वालिटी, हम केमिकल्स से, कैराटिन से, ट्रीटमेंट से, इन सब से अपने बालों की हेल्थ अच्छी करते हैं, बट नॉट विद द नेचुरल थिंग्स। फिर एक बताया गया फुट मसाज। फुट पे अगर आप चाइनीज़ उसमें तो, और आयुर्वेद में भी मर्म चिकित्सा है, चाइनीज़ मेडिसिन में है, या और भी थेरेपीज बहुत सारी ऑल्टरनेटिव है, जिसमें दिया है कि फुट पे या हैंड पे अलग अलग पार्ट पे अलग अलग बॉडी पार्ट्स होते हैं। तो हम ओवरऑल जब फुट मसाज करते हैं तो आइस के लिए अच्छा बताया गया। जैसे सुबह की घास पे चलना का असर आंखों पे होता है, जहाँ तक मैंने पढ़ा है या मैंने सुना है दादी और पापा से, तो वो तो यही था कि ओस जो रात में पड़ती बिल्कुल, है, बिल्कुल। वो घास पर जब पड़ती है और हमारे पैरों के साथ जब उसका कनेक्शन होता है तब उससे फायदा होता है। और वो घास साफ होना चाहिए। हाँ, जैसे जिस एरिया में वो घास है वो साफ होना चाहिए, और उस पे ओस के बिंदु होने चाहिए, वो उसका मतलब कूलिंग इफेक्ट रहेगा। तो वो प्रैक्टिस है। शाम में तो आपका कुछ बचा ही नहीं वहाँ पे। तो वैसी जमीन पे अगर नंगे पैर चले मिट्टी पे, तो उसका भी कोई फायदा होता है कि बिल्कुल वैसी जमीन पे चलना ही चाहिए, लेकिन एरिया साफ होना चाहिए। जब लोग पहले तो नंगे पाँव चला करते थे गाँव वगैरह में भी, तो हुक वॉर्म, जो वॉर्म्स, जो कीड़ा होना पेट का, तो एक पर्टिकुलर वैरायटी जो फीट से एंटर हो जाता था। इसलिए आइस के प्रैक्टिस के लिए ये भी बताया गया कि पैरों में जूते पहनना चाहिए। तो हमेशा हमें प्रोटेक्ट करने के लिए पैरों को जूते पहन के ही चलना चाहिए। आप कहीं भी बेयर फुट चल रहे हैं तो वो जगह साफ होनी चाहिए। ये मुझे नहीं पता था कि पैर पर नंगे पैर चलने से भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि मैं तो ऑलमोस्ट सारे दिन नंगे पैर रहती हूँ, तो मेरे को आदत ही नहीं है वो स्लीपर्स पहनने की। बट अब मैं इसके बाद ध्यान रखूंगी। घर पे यस इट्स क्लीन, आप चल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अभी हम लोग घर पे भी, हमारा घर का सेपरेट चप्पल है, तो वो सब पहन के रहते हैं। मैम, बहुत
एक्सप्लेन करके आपने हमें बताया कि आँखों की हेल्थ में आयुर्वेद किस तरीके से हेल्प करता है, किस तरीके से ट्रीटमेंट करता है। मैं ये कहना चाहूँगी कि ऐसा हम नहीं कह रहे कि सभी चीज़ें हम आयुर्वेद से ट्रीट कर सकते हैं, बट बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो हम अर्ली स्टेज में अगर करेंगे, पेशेंट हमारे पास आएगा तो डेफिनेटली उनको हम अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। इसके बदले कि वो ग्लूकोमा में या डायबिटिक रेटिनोपैथी में 20-25 इंजेक्शन लगा के बाद में आते, क्योंकि हम भी देखेंगे कि इसे हमें सिर्फ आयुर्वेद से मैनेज करना है या हमें मॉडर्न ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के साथ मिल के करना है। वो हम इंटीग्रेटिव करते हैं, हम सिर्फ वो कंडीशन के हिसाब से होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पेशेंट आया और हमने कहा कि हाँ हम सिर्फ आयुर्वेद से उसको ट्रीट कर रहे हैं। जैसे आपने शुरू में बताया था कि हमें आयुर्वेद में आँखों का इतना सब है, आपको भी आइडिया नहीं था, तो ये सही बात है कि ऑप्थेल्मोलॉजी या एक ऐसा डिवीजन है आयुर्वेद में, ये अभी भी बहुत लोगों को पता नहीं है। तो आई थिंक विद दिस पॉडकास्ट जो है ज़्यादा लोगों को पता चलेगा। ऑफ कोर्स अभी तो अवेयरनेस हुई है पहले के कंपैरेटिवली, तो आई थिंक चीज़ें धीरे धीरे अच्छी हो रही हैं। वी होप कि हाँ और आने वाले समय में लोगों को अवेयरनेस ज़्यादा आएगी। थैंक यू मैम, थैंक्स अ लॉट।